प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के माध्यम से संचालित हो रही ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का टॉपिक। और हमारा टॉपिक क्या है? हम पढ़ रहे हैं वाष्पोत्सर्जन के। वाष्पोत्सर्जन से संबंधित कई खंड हम पढ़ चुके हैं, कई भाग पढ़ चुके हैं, और उसमें हमें ये ज्ञात हो गया कि वाष्पोत्सर्जन होता कैसे है, कि रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र की संरचना कैसी होती है? कि द्वार कोशिका और सही कोशिका से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जिसमें अंतःप्रासन वायुप्रासन के फलस्वरूप रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। रंध्रों की वितरण कहाँ कहाँ होता है? तो वितरण का आधार पर पर्ण के 3 प्रकार पढ़े: अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्रीय पर्ण। रंध्र जिस जगह पर स्थित होते हैं, या क्या रंध्रों के अलावा भी अन्य संरचनाओं के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है? तो इसके आधार पर हमने वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार पढ़े थे: रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो हम अभी तक रंध्र की संरचना को पढ़ चुके हैं। रंध्र खुलते कैसे, बंद कैसे होते हैं, कि अंतःप्रासन और बहिःप्रासन के द्वारा। तो उसमें कोशिकाओं में ऐसी क्या परिवर्तन होते हैं जिसके कारण उपापचयी अंतःपरिवर्तन और बहिःपरिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, किसकी? रंध्रीय गति की। तो आज हम वाष्पोत्सर्जन के तीसरे भाग में रंध्रीय या रंध्र गति की क्रियाविधि पढ़ेंगे। कैसे होता है, क्यों होता है, क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि, रंध्र गति अथवा रंध्रीय गति की क्रियाविधि। अंतःप्रासन और बहिःप्रासन के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए कि एक सामान्य प्रकार की द्वार कोशिका और इसके चारों तरफ पाई जाने वाली इन कोशिका को हम सहायक कोशिका कहते हैं, में अंतःपरिवर्तन और बहिःपरिवर्तन के फलस्वरूप, बहिःप्रासन के फलस्वरूप रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। इसका मतलब इसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। किसकी? द्वार कोशिका की सांद्रता में। इससे संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिकल्पना दी है। उस परिकल्पना के अंतर्गत जो सबसे पहली परिकल्पना है उसको नाम देते हैं मांड या मंड शर्करा परिकल्पना। पहली परिकल्पना कौन सी हुई? मांड या शर्करा परिकल्पना। दूसरी जो परिकल्पना आई है वो स्टीवार्ड ने दी है। किसने दी है? स्टीवार्ड ने, या स्टीवार्ड की परिकल्पना। और तीसरी परिकल्पना जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको नाम देते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। तो कुल कितनी परिकल्पना हमें पढ़नी है? हमें पढ़नी है 3 परिकल्पना। इन 3 परिकल्पनाओं के माध्यम से हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस द्वार कोशिका की सांद्रता में क्यों परिवर्तन होता है और कैसे होता है, जिसके कारण अंतःप्रासन होता है अथवा बहिःप्रासन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहली जो परिकल्पना देखते हैं वो है मांड या मंड कहते हैं, जो स्टार्च है, शर्करा परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार नाम से स्पष्ट है कि इसमें 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, मंड का होता है और शर्करा होती है। शर्करा मंड में परिवर्तित होती है, मंड शर्करा में परिवर्तित हो। इसके फलस्वरूप कोशिका रस की सांद्रता में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप अंतःप्रासन और बहिःप्रासन होता है। ये परिकल्पना किसने दी थी? तो परिकल्पना दी थी J.D. सायरे साहब के द्वारा। और कब दी थी? 1923 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ये बताया था कि द्वार कोशिका में
दिन में सांद्रता अधिक अलग होती है और रात्रि में सांद्रता अलग होती है, और इस प्रकार के सांद्रता में परिवर्तन के लिए विशेष प्रकार की एंजाइम सक्रिय होते हैं जिन्हें फास्फोराइलेज एंजाइम कहते हैं। इस फास्फोराइलेज एंजाइम के फलस्वरूप क्या होता है, मंड होता है वो शर्करा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं ए पॉइंट दिन में होता है। कब होगा, दिन में। दिन में क्या होगा, इंद्वार कोशिका में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 प्रयुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त हो जाने के कारण द्वार कोशिका की pH होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ने और घटने का तात्पर्य क्या हुआ, 0 से लगा करके 14 pH होती है। जब अम्लीयता बढ़ती है तो pH कम होती है, 6 होगी, 5 होगी, 3 होगी। जब अम्लीयता कम होगी अथवा क्षारीयता बढ़ेगी तो क्या होगा, pH बढ़ेगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पे कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, इसलिए जिस कोशिका में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी, तो pH कम होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी तो pH बढ़ेगी अर्थात क्षारीयता बढ़ेगी। तो दिन में क्या होता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। तो नंबर पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें, CO2 की सांद्रता में कमी हो जाती है। कमी का कारण बता दिया आपको, कहाँ प्रयुक्त हो जाएगी, प्रयुक्त हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण में। कमी हुई तो क्या हुई, द्वार कोशिका में, द्वार कोशिका की pH में वृद्धि हुई, और इस वृद्धि का प्रभाव किस पे पड़ा, वृद्धि का प्रभाव पड़ा उच्च pH के कारण, उच्च pH के कारण फास्फोराइलेज, कौन सा एंजाइम है, फास्फोराइलेज, याद रखना इसको, फास्फोराइलेज की सक्रियता में वृद्धि हुई, सक्रियता में वृद्धि। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इस द्वार कोशिका में जो मंड है या मांड है, जो स्टार्च के रूप में, वो इस फास्फोराइलेज की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ कि मंड था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बल्कि 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हुआ। किसकी उपस्थिति में, फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये कब सक्रिय होता है, उच्च pH में। कंप्लीट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कारण क्या होता है, कोशिका रस की प्रासरणीय सांद्रता में वृद्धि हुई, अर्थात DPD में वृद्धि हुई। क्या हुआ, DPD में वृद्धि हुई। अब जब द्वार कोशिका की DPD में वृद्धि होती तो क्या होगा, साई कोशिका से जल द्वार कोशिका में परिवेशित होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि साई कोशिका से जल जब द्वार कोशिका में जाएगा तो द्वार कोशिका कैसी होगी, स्फीति अवस्था में होगी। DPD में वृद्धि, फलस्वरूप अंतःप्रासरण, ये द्वार कोशिका से संबंधित बता रहा हूं मैं। क्या होगा, द्वार कोशिका का स्फीति होना, और स्फीति होने से क्या होगा, रंध्र खुल जाएंगे। तो शायद साहब ने क्या बताया था कि दिन के अंदर क्या प्रोसेस होता है कि दिन में प्रकाश संश्लेषण अधिक होने का CO2 कमी हो जाती है, pH बढ़ जाता है, फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है, इसलिए जितना मंड बना हुआ है वो टोटल किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब द्वार कोशिका में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है तो वो मंड की तुलना में प्रासरणीय सांद्रता के मान में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप क्या बढ़ गई, DPD बढ़ गई। किसकी बढ़ गई,
द्वार कोशिका की, जिसके फलस्वरूप साई कोशिका से जल किस में प्रवेश हुआ? द्वार कोशिका में। द्वार कोशिका स्फीति अवस्था में आ गई, इसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। तो रंध्र कब खुल रहे हैं? रंध्र खुल रहे हैं दिन में। अब यदि ये प्रोसेस विपरीत होना प्रारंभ हो जाए, कैसा होगा? विपरीत। तो ये दिन के स्थान पे क्या होगा? रात्रि में होगा अथवा रात में। रात में क्या होगा? CO2 की सांद्रता में कमी नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रात्रि में प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, लेकिन श्वसन क्रिया निरंतर जारी है, इसलिए कोशिका में CO2 की सांद्रता में क्या हो गई? वृद्धि हुई। क्योंकि हम जानते हैं कि CO2 की सांद्रता अधिक होने से अम्लता बढ़ती है, अर्थात pH में क्या हो गई? कमी हो गई। तो जो सक्रिय फास्फोराइलेज था, कौन सी pH के कारण? कम pH के कारण, वो कैसा हो गया? निष्क्रिय हो गया। और इस कारण अब रिवर्स प्रोसेस हो रही है। क्या प्रोसेस हो रही है? कि जो ग्लूकोज 6,1-फॉस्फेट था वो किस में बदल गया? वो बदल जाता है मंड में। रिवर्स प्रोसेस हो गई। निम्न pH में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट किस में बदल गया? मंड में। और मंड में बदलती ही DPD के मान में जो वृद्धि होती है वो कैसी हो जाएगी? DPD कम हो जाएगी। अब DPD किसकी बढ़ गई? साई कोशिका की DPD बढ़ जाती है। फलस्वरूप जल द्वार कोशिका से किस में प्रवेशित हो जाता है? साई कोशिका में। इससे द्वार कोशिका निष्क्रिय हो जाती है, सल्त अवस्था में आ जाती है, और सल्त अवस्था में आने के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस परिकल्पना के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि द्वार कोशिकाएं स्फीति क्यों होती है और सल्त क्यों होती है। अब इस परिकल्पना की सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब मंड का अंतर परिवर्तन होता है तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के स्थान पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अधिक विलेयशील होता है। तो क्या 1-फॉस्फेट बनता है इसी या 6-फॉस्फेट बनता है? इसीलिए इस परिकल्पना को थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया गया और स्टीवार्ड ने अपनी एक नई परिकल्पना दी। उस परिकल्पना को नाम दिया स्टीवार्ड की परिकल्पना। उपापचय क्रिया के द्वारा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनता है या ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, इस का निस्तारण किया गया स्टीवार्ड के द्वारा। और इन्होंने अपनी एक नई परिकल्पना प्रतिपादित की जिसको नाम देते हैं स्टीवार्ड की परिकल्पना। अब ये है क्या? तो ये परिकल्पना मूल रूप से शायरे द्वारा दी गई परिकल्पना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इन्होंने ये बताया था कि दिन में जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उस दौरान होगा क्या? CO2 की कमी हो जाएगी। नंबर सेकंड, pH में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा? फास्फोराइलेज सक्रिय होगा। फास्फोराइलेज एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि होगी। ये इतना शायरे के द्वारा बताया गया था। इस प्रोसेस के कारण स्टार्च या मंड फास्फोराइलेज एंजाइम और हाई pH में किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। क्योंकि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की विलेयशीलता जल में कम होती है, इसीलिए उतनी DPD के मान में वृद्धि नहीं होगी जितनी द्वार कोशिकाओं को खोलने के लिए आवश्यक होगा। इसीलिए इन्होंने ये बताया कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फास्फोराइलेज या डिट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में।
इसमें बदल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की विलयशीलता ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए इसके कारण द्वार कोशिका की प्रासरण सांद्रता में उतना परिवर्तन हो जाता है जितना सहायक कोशिका से जल को अवशोषण करने के लिए आवश्यक होता है। फलस्वरूप द्वार कोशिका स्फीति अवस्था में आ जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। जबकि रात्रि के अंदर क्या प्रोसेस होता है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तब पीएच की मान में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप फास्फोरिलेज एंजाइम अब रिवर्स रूप में काम करना प्रारंभ कर देगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बदलेगा और वो फिर वापस किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा। स्टार्च की विलयशीलता जल में कम होने के कारण प्रासरणीय सांद्रता कम हो जाती है, किसकी, द्वार कोशिका के कोशिका रस की, जिसके फलस्वरूप जल द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में परिवेशित हो जाता है। फलस्वरूप कोशिका स्फीति अवस्था से सल्त अवस्था में आ जाने के कारण रंध्र या द्वार कोशिका रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने रंध्र गति की क्रियाविधि से संबंधित कुल 2 परिकल्पनाओं के बारे में डिस्कस किया है। एक है मंड शर्करा परिकल्पना और दूसरी है स्टीवर्ड की परिकल्पना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना या क्रियाविधि, जो कि रंध्रीय गति के लिए सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।